हेलो स्टूडेंट्स। आज हम समाज शास्त्र के एक नए चैप्टर औद्योगिक समाज में परिवर्तन और विकास के बारे में पढ़ेंगे। आइए चैप्टर शुरू करने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा प्रश्न पूछती हूँ। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपने पिछली कौन सी मूवी देखी और उसमें कार्य करने वाले कौन लोग थे, तो शायद आप मूवी का नाम भी बता पाएंगे और उसमें कार्य करने वाले मुख्य पात्र यानी हीरो, हीरोइन या शायद डायरेक्टर, इनके नाम बता पाएंगे। परंतु अगर मैं आपसे पूछूं कि उसमें मेकअप आर्टिस्ट कौन था, या उसमें कोरियोग्राफर कौन था, या उसमें ध्वनि और प्रकाश टेक्नीशियंस कौन थे, तो शायद आप उनके नाम नहीं बता पाएंगे। और तबकि अगर देखा जाए तो इन लोगों के सहयोग के बिना एक मूवी नहीं बन सकती। हमारे और आपके लिए जो हिंदी मूवी इंडस्ट्री है या फिल्में हैं, वो एक स्वप्न लोक की तरह हैं, पर इन सब लोगों के लिए वो एक कार्य करने का स्थल है। और किसी और उद्योग की तरह उनके भी यहाँ संघ होते हैं, जैसे जूनियर आर्टिस्ट एसोसिएशन, जो कार्य संबंधित उनके मांगों को पूरा करवाते हैं। आदमी और या कोई भी मानव किस तरह काम करता है, कहाँ काम करता है और कैसे काम करता है, ये उसकी आइडेंटिटी और उसकी जो एक कहते हैं पहचान, वो बताता है। इसलिए कार्य आदमी का एक बहुत महत्वपूर्ण जीवन का हिस्सा है। तो आज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि औद्योगिक समाज अ, आने से क्या परिवर्तन आए। स्पेशली हम पढ़ेंगे कि कार्य में और सामाजिक संबंधों में उसकी वजह से क्या परिवर्तन आए। औद्योगिक समाज। प्रौद्योगिकी में होने वाले परिवर्तन सामाजिक संबंधों में भी परिवर्तन लाते हैं तथा सामाजिक संस्थाएं जैसे जाति, नातेदारी आदि को भी प्रभावित करते हैं। औद्योगिकीकरण से बहुत अधिक श्रम विभाजन होते हुए देखा गया है। लोग अधिकतर अपने कार्यों का अंतिम रूप नहीं देख पाते, क्योंकि उन्हें उत्पादन के लिए एक छोटे से पुर्जे को बनाना होता है। अक्सर ये जो कार्य होता है, ये बहुत ही रेपिटेटिव या दोहराने वाला और थकाने वाला होता है। लेकिन फिर भी लोग इसलिए करते हैं क्योंकि बेरोजगार होने से ये स्थिति ज़्यादा अच्छी है। मार्क्स ने इसे अलगाव यानी एलियनेशन कहा है, जिसमें लोग अपने कार्य से प्रसन्न नहीं होते। उनकी उत्तरजीविका भी इस बात पर निर्भर करती है कि मशीनें मानवीय श्रम के लिए कितना स्थान छोड़ती है। औद्योगिकीकरण कुछ स्थानों पर जबरदस्त समानता लाया है, जैसे रेलगाड़ी, बस आदि में जातीय भेदभाव नहीं होता है। तो दूसरी तरफ वही हम देखते हैं कि कारखानों और कार्यस्थलों में भेदभाव अभी भी देखा जा सकता है। भारत में औद्योगिकीकरण। हालांकि संसार में सामाजिक असमानताएं कम हो रही हैं, लेकिन आर्थिक व आय संबंधित असमानताएं उत्पन्न हो रही हैं। अक्सर सामाजिक व आय संबंधित असमानता एक दूसरे पर हावी हो जाती है। जैसे उदाहरण के लिए अगर हम देखें तो अच्छे वेतन वाले व्यवसाय जैसे मेडिसिन, लॉ में उच्च जाति के लोगों का वर्चस्व आज भी बना हुआ है। महिलाएं सामान्य कार्य के लिए अभी भी कम वेतन पाती हैं। आईएलओ के अनुसार, जो उनके आंकड़े हैं, उनके अनुसार विकसित देशों में जनसंख्या का एक बहुत बड़ा भाग नौकरी पेशा होता है। उसके बाद उद्योगों में होता है और 10% से भी कम लोग कृषि कार्य में होते हैं। पर भारत में देखा गया है, जो कि 1999 और 2000 के आंकड़ों के अनुसार 60% लोग तृतीय क्षेत्र यानी कृषि क्षेत्र में हैं, 17% लोग द्वितीय क्षेत्र में हैं और 23% लोग तृतीय क्षेत्र में कार्यरत हैं। क्षेत्र दो तरीके के होते हैं, संगठित और असंगठित। संगठित क्षेत्र की इकाई में 10 और अधिक लोगों के पूरे वर्ष रोजगार में रहने से इन क्षेत्रों का गठन होता है। इसमें पेंशन और अन्य सुविधाएं मिलती हैं। पर भारत में हम देखते हैं कि लगभग 90% लोग असंगठित क्षेत्र में आते हैं। असंगठित क्षेत्र में रोजगार स्थायी नहीं होता, पेंशन व बीमा का समुचित प्रावधान भी नहीं होता है। विकसित देशों में अगर हम देखें तो अक्सर औपचारिक रूप से कार्यरत लोगों की बहुसंख्या होती है,
पर भारत में 50% से भी अधिक लोग स्वरोजगार हैं। केवल 14% नियमित वेतनभोगी रोजगार में हैं। 30% अनियमित मजदूर हैं। इसका मतलब बहुत कम लोग जो हैं वो भारत में बड़ी फर्मों में रोजगार करते हैं। अधिकतर छोटे पैमानों पे अपना काम कर रहे हैं, जहाँ जो उसके मालिक हैं या नियोजक हैं उनके ऊपर निर्भर होता है कि आपका वेतन कितना है, कितना बढ़ेगा या वो नौकरी से निकाल देंगे। दूसरा ये भी है कि बहुत कम भारतीय सुरक्षित और लाभदायक नौकरियों में प्रवेश करते हैं। और तीसरा साथ ही है कि भारत में बहुत कम लोग संघ के सदस्य हैं, जो कि सुरक्षित क्षेत्र की एक विशेषता है। ये संघ जो होते हैं ये उपयुक्त वेतन और सुरक्षित कार्यवस्था के लिए कामगारों के लिए लड़ते हैं, तो उसमें लोगों की सदस्यता की बहुत कमी है। भारत में औद्योगिकीकरण के प्रारंभिक वर्ष में अगर हम देखें तो रुई, जूट, रेलवे तथा कोयला खानों में भारत के जो थे वो प्रथम उद्योग थे। स्वतंत्रता के बाद भारत ने परिवहन, संचार, ऊर्जा, खान आदि को महत्व दिया गया। भारत की मिश्रित आर्थिक नीति में निजी व सार्वजनिक उद्योग दोनों को शामिल किया गया। सरकार ने जो है छोटे पैमाने के उद्योगों को भी विशिष्ट प्रोत्साहन व सहायता देकर प्रोत्साहित किया। बहुत सी वस्तुएं जैसे कागज, लकड़ी का सामान आदि छोटे पैमाने के क्षेत्र के लिए आरक्षित कर दी गई। भूमंडलीकरण, उदारीकरण एवं भारतीय उद्योगों में परिवर्तन। 1990 से सरकार ने उदारीकरण नीति को अपनाया तथा दूरसंचार, नागरिक उड्डयन, ऊर्जा आदि क्षेत्रों में निजी कंपनियां, विशेषकर विदेशी फर्मों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। बहुत सी भारतीय कंपनियों को विदेशियों ने खरीद लिया है तथा कुछ भारतीय कंपनियां बहुराष्ट्रीय कंपनियां बन गई हैं। उदाहरण के लिए अगर हम देखें तो जब कोका कोला भारत में आई तो उसने पार्ले को खरीद लिया और कोका कोला आज कई भारतीय ड्रिंक्स का स्थान ले चुकी है। अब हम देख रहे हैं कि खुदरा व्यापार भी भारतीय क्षेत्रों में बहुत तेजी से आ रहा है। साथ ही हम देख रहे हैं कि सरकार जो है वो सार्वजनिक कंपनियों के अपने शेयर्स को निजी क्षेत्र की कंपनियों को बेचने का प्रयास कर रही है, जिसे विनिवेश कहा जाता है। भूमंडलीकरण, उदारीकरण की वजह से आमदनी की असमानताएं बढ़ रही हैं। बड़े उद्योग में सुरक्षित रोजगार कम हो रहे हैं। किसान तथा आदिवासी लोग विस्थापित हो रहे हैं। तो ये इसके ड्रॉबैक्स या समस्याएं हैं। लोग किस तरह काम पाते हैं? अक्सर आपने टाइम्स ऑफ इंडिया या अन्य अखबारों में नौकरियों के लिए विज्ञापन देखा होगा, पर जो ये विज्ञापनों के द्वारा बहुत कम लोग रोजगार पाते हैं। ज्यादातर निजी संपर्कों द्वारा स्वनियोजित लोग काम के आधार पर व्यवसाय करते हैं। एक फैक्ट्री के कामगार ठेकेदार द्वारा काम पाते हैं, जो पहले स्वयं कामगार था। आजकल कार्यकारिणी तथा यूनियन लोगों को काम दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। बहुत सी फैक्ट्री में बदली कामगार होते हैं, जो कि छुट्टी पर गए मजदूरों की जगह काम करते हैं। परंतु प्रॉब्लम क्या है कि बहुत लंबे समय तक अगर एक ही फैक्ट्री में काम कर ले तब भी इनके इन मजदूरों को स्थायी पद और सुरक्षा नहीं मिलती। इसे संगठित क्षेत्र में अनुबंधित कार्य कहते हैं। भारत सरकार जो है वो स्टैंड अप इंडिया तथा मेक इन इंडिया कार्यक्रम जो है वो रोजगार व स्वरोजगार को संभव बना रहे हैं। इसमें अनुसूचित जाति, जनजाति, महिलाएं जो हैं वो रोजगार के अवसरों का लाभ उठा रही हैं। काम को किस तरह किया जाता है? मैनेजर्स का मुख्य कार्य होता है कि कामगारों को नियंत्रित करके अधिक काम कराए, और इसको अधिक कार्य कराने के दो तरीके होते हैं। एक तो है कार्य के घंटों में वृद्धि और निर्धारित समय में उत्पादित वस्तु की मात्रा को बढ़ा देना। आजकल हम देखते हैं कि जो मशीन उत्पादन जो है वो मशीनें जो हैं वो उत्पादन बढ़ाने में बहुत सहायक होती हैं, इसलिए मशीनें कामगारों का स्थान ले रही हैं। इसीलिए मार्क्स और गांधी जी दोनों ने ही मशीनीकरण को रोजगार के लिए खतरा बताया था। उत्पादन बढ़ाने का एक अन्य तरीका है कि कार्य को संगठित रूप से करना। इसे टेलरिज्म या औद्योगिक इंजीनियरिंग भी कहते हैं। इसको एक अमेरिकन टेलर ने वैज्ञानिक प्रबंधन के नाम से इस व्यवस्था का आविष्कार किया था। इस
प्रणाली या इस व्यवस्था में कार्य को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर कामगारों में बांट दिया जाता है। कार्य को तेजी से साथ और समय के साथ पूरा करना होता है, तो इसलिए स्टॉप वॉच की सहायता ली जाती है। और कार्य को तेज करने के लिए असेंबली लाइन का प्रयोग किया जाता है, यानी कार्य करने की गति को कन्वेयर बेल्ट की गति के साथ व्यवस्थित कर दिया जाता है। अधिक मशीनों वाले उद्योगों में भी हम देखेंगे कि कम लोग काम करते हैं, लेकिन जो होते हैं उन्हें भी मशीनी गति से काम करना होता है। जैसे मारुति उद्योग में अगर हम देखें, इसमें प्रत्येक मिनट में 2 कारें तैयार होकर आ जाती हैं। ऐसी संस्थाओं में अक्सर हम देखते हैं कि कामगार 40 वर्ष के आसपास होने तक पूरी तरह थक जाते हैं और वॉलंटरी रिटायरमेंट यानी स्वैच्छिक अवकाश ले लेते हैं। ये कामगारों में अधिक तनाव की वजह से होता है। कार्य व्यवस्थाएं। सरकार ने कार्य की दशाओं को बेहतर करने के लिए बहुत से कानून बना दिए हैं, जैसे खदान एक्ट 1952 का, जिसमें मजदूरों के विभिन्न कार्यों को स्पष्ट किया है। भूमिगत खदानों में हम देखते हैं कि मजदूरों को आग, बाढ़, ऊपरी सतह के धंसने, क्षय रोग आदि का खतरा रहता है। तो 1952 के एक्ट ने स्पष्ट किया कि एक व्यक्ति खान में सप्ताह में अधिक से अधिक कितने घंटे काम कर सकता है। अतिरिक्त घंटों के लिए अलग पैसे दिए जाते हैं। वे सुरक्षा के नियमों का क्या क्या पालन होना चाहिए, ये सब इसमें स्पष्ट किया गया है। घरों में भी आजकल हम देखते हैं कि अनेक काम हो रहे हैं, जैसे लेस बनाना, बीड़ी बनाना, जरी, अगरबत्ती, गलीचे। ये जो ज़्यादातर काम ये महिलाएं व बच्चे करते हैं। एजेंट आकर उन्हें कच्चा माल दे जाता है तथा पूरा करवा कर ले जाता है। और अक्सर जो ये कार्य होते हैं, ये नग या पीस के हिसाब से इनको पैसे दिए जाते हैं। घरों में जो होने वाले कार्य हैं, वे आर्थिकी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गए हैं। हड़तालें। फैक्ट्री तथा अन्य उद्योगों में कामगारों के संघ होते हैं। अक्सर उनमें भी जातिवाद तथा क्षेत्रवाद पाया जाता है। ये मजदूर संघ क्या होता है? किसी भी मिल या कारखाने में मजदूरों के हितों की रक्षा करने के लिए मजदूर संघ का गठन किया जाता है और सभी मजदूर इसके सदस्य होते हैं। पर अक्सर जो काम की बुरी दशा की वजह से कर्मचारी हड़ताल पे जाते हैं ताकि वो अपनी मांग को मनवा सकें। मिल मालिक भी तालाबंदी करते हैं, यानी उनके द्वारा मिल के मुख्य द्वार पर ताला लगा दिया जाता है ताकि मजदूर किस अंदर काम के लिए ना आ पाए। इसी में जो एक फेमस हड़ताल हुई थी वो थी बम्बई टेक्सटाइल मिल की हड़ताल, जो कि 1982 में हुई थी और नेता थे दत्ता सामंत, उनके नेतृत्व में हुई थी। इसमें लगभग 2.5 लाख कामगारों के परिवार पीड़ित हुए थे और यह हड़ताल 2 साल तक चली थी। उनकी मांग थी बेहतर मजदूरी तथा संघ बनाने की अनुमति मिलनी चाहिए। 2 साल के बाद हड़ताल सफल नहीं हो पाई, पर इस हड़ताल का बहुत ही नाम है अगर हम देखें इतिहास में। अक्सर आजकल जो हम देख रहे हैं, मिल मालिक आधुनिकीकरण और मशीन में निवेश नहीं कर रहे हैं। वो आजकल जो हम देख रहे हैं कि रियल एस्टेट डीलर्स को अपनी मिल बेच रहे हैं ताकि वहाँ बहुमंजिली इमारतें बनने लगें। ऐसे में कामगारों का भविष्य कौन तय करेगा? मिल मालिक, संपदा व्यापारी, सरकार या स्वयं कामगार? तो ये बहुत जटिल प्रश्न है जो कि कामगारों के फ्यूचर के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। थैंक यू।